हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का SLV IAS की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद आप सभी को और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये जो हमारा सेशन है, आप इस थंबनेल को ध्यान से देखिए। यूपीएससी सीसैट 2024 जिसका पेपर है 16 जून को। ऑन एन एवरेज तकरीबन आप कह सकते हो कि हमारे पास 30 दिन का समय बाकी है। वैसे तो 30 दिन से 4 दिन ज्यादा ही बाकी है, लेकिन ऑन एन एवरेज कह सकते हो 30 दिन का समय बाकी है। इन बचे हुए 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि आपका 2023 वाला हाल हो जाए कि जीएस के फर्स्ट पेपर में तो आपके 120, 110, 115 नंबर आ रहे हैं, लेकिन सीसैट में पास होने के लाले पड़े हैं। इस बचे हुए वक्त में आप सीसैट के लिए क्या आपको बेहतर करना चाहिए, क्या आप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको, जिससे कि इस बचे हुए 30 दिनों में सीसैट आपकी नैया ना डुबाना पाए। तो भाई साहब, 16 जून से पहले पहले जो मैं बताने वाला हूं, ये सब आप सभी को करना पड़ेगा, वरना परिणाम जो है वो आपके पक्ष में नहीं आएंगे। क्या करना होगा सर? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। अगर आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट है, या आप में से ना सही कोई अगर ऐसा एस्पिरेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो कि बचे हुए इन 30 दिनों में आप पूरे इंटायर सिलेबस को बेसिक्स के साथ खत्म कर ले जाओगे, तो ये कर पाना दोस्तों नामुमकिन है। नहीं कर पाओगे, और कर भी ले जाओगे तो वो सारी चीजें दिमाग में फीड नहीं हो पाएंगी। तो अगर कोई एस्पिरेंट ये सोच रहा हो, जैसे कई सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट से बात होती रहती है, तो उनकी एक स्ट्रेटजी रहती है कि हम पूरे साल तो जीएस के फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, अपने ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे, बट सीसैट को टाइम नहीं देना। सीसैट के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी है कि लास्ट के 1 महीने प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे और बस उतने में ही काम हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ के लिए सही भी साबित हो जाती है, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होता है, मैथमेटिक्स ठीक ठाक होती है, रीजनिंग उनकी ठीक ठाक होती है, रीडिंग स्किल बढ़िया होती है, उनका निकल गया। लेकिन उनका क्या, जिनका 1 महीने में कुछ ना हो पाया? तो भाई साहब, इस बचे हुए 30 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसी की बात मैं करने वाला हूं। पहले तो आपको मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बता दूं, बहुत ही स्पष्ट बता दूं, अभी तक अगर आपने सीसैट को टाइम नहीं दिया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, अब इन बचे हुए 30 दिनों में सीसैट को टाइम दीजिए। कितना टाइम देना होगा सर? कम से कम एटलीस्ट पर डे 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आपको पर डे देने पड़ेंगे दोस्तों। और इन 2 से 2.5 घंटों में आपको करना क्या है, उसकी बात मैं करने वाला हूं। आप सब जितने भी ऐसे लोग हो जिन्होंने कहीं ना कहीं से तैयारी की है, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, अब जरूरत है दोस्तों आपकी उस सारी तैयारी को समराइज करने की, कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपके माइंड से स्किप ना होने पाए, वो आपके माइंड में प्रॉपरली बनी रहे। इसके लिए इन बचे हुए 30 दिनों का एक प्लानर सेट करिए दोस्तों। सर, कैसा प्लानर हमें सेट करना है? प्लानर कुछ ऐसा सेट करिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। प्लानर ऐसा सेट करिए कि आप प्रॉपरली डे वाइज सारा का सारा डेटा बनाइए। डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करके पूरे 30 दिनों का प्लानर सेट करिए। इस प्लानर को सेट करने के बाद आपको करना क्या है, मैं टास्क बता देता हूं करना क्या है। डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 एंड डे 10। पहले 10 दिनों का दोस्तों टारगेट ये सेट करिए कि शुरुआत के 10 दिनों में आपको 2015 से लेकर 2023 तक, 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये खत्म करने हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इनको एक ही दिन में खत्म कर लो, 2 दिन में। मैंने इसलिए 10 दिन का समय दिया है कि इन 10 दिनों में आपको 2015 से 2023 यानी कि पूरे 10 साल है, 10 साल है, इन 10 वर्षों के पेपर की एनालिसिस करिए। इन 10 सालों के पेपर की एनालिसिस करोगे जब आप,
जब आप इन 10 साल के पेपर को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको सबसे पहले तो ये आइडिया लगेगा कि आप ऑन एन एवरेज पास हो पा रहे हो या नहीं पास हो पा रहे हो। क्वेश्चन किस टाइप के ऐसे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट करता है एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चन वो चेंज कर रहा है। चेंजेस आप देखोगे 2015 से 2023 तक के सीसैट के एग्जाम पेपर में कितना ज्यादा चेंजेस आया। यहां पे आपको रीजनिंग के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पे आपको कॉम्प्रहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले 10 दिन का टारगेट अपना सेट करिए कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है। इन 10 दिनों में आपको पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो खत्म कर लेने हैं। अब जब प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों लास्ट के 20 डेज। लास्ट के 20 डेज, ये जो लास्ट के 20 दिन बचेंगे सर, इन 20 दिनों में फिर क्या करना होगा। अब इन लास्ट के 20 डेज में देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज ली होगी। टेस्ट सीरीज चाहे वो आपने एसएलवी से ली हो या फिर आपने अदर कहीं से ली हो, बट कहीं ना कहीं से आपने टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ली होगी। आपने जो टेस्ट सीरीज ली है ना, इस टेस्ट सीरीज में देखो एक कंप्लीट मॉक का फायदा पता है क्या मिलता है। कंप्लीट मॉक का फायदा दोस्तों ये मिलता है कि कंप्लीट मॉक में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिल जाता है, आरसी आपको मिल जाएगी, आरसी के साथ साथ आपको रीजनिंग भी यही मिल जाएगी, आपको मैथ भी यही मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक एस्पिरेंट है, मैं देखता हूं आए दिन लोग कहते हैं सर वो कंटेंट दे दीजिए, ये कंटेंट दे दीजिए, यहां से ये वाले क्वेश्चन दे दीजिए, वो वाले क्वेश्चन दे दीजिए। ये सारी चीजें जब आपके पास समय रहता है तब के लिए बेहतर है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 1 बाय 1 एक एक चीज को टॉपिक वाइज खत्म कर पाओ, और अगर इधर लग जाओगे टॉपिक वाइज खत्म करने में तो कहीं ना कहीं वो टाइम आपका जीएस के फर्स्ट पेपर से मैनेज होगा और फिर उधर आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो बैलेंस करके चलना है दोनों चीजों को। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास दोस्तों मॉक होंगे। मॉक में आपका आरसी भी है, मॉक में आपकी रीजनिंग भी है, मॉक में आपका मैथ भी है। डेली बेसिस पे क्या करिए, डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक को दीजिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक मॉक खत्म किया जाए। अगर आप 2 दिन में मिलाकर भी एक मॉक कर रहे हो तो बस एक चीज ध्यान रखना, मॉक को सॉल्व करने के साथ साथ एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनालिसिस का सही तरीका ही नहीं जानते हैं कि एनालिसिस एक्चुअली होती क्या है। दोस्तों मॉक क्यों दिया जाता है, मॉक क्यों देना चाहिए, मॉक देने से क्या क्या सीखना चाहिए, इन सारी चीजों पे किसी का माइंड ही नहीं जाता। एक नॉर्मल एस्पिरेंट की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल में एक एस्पिरेंट जब एक मॉक देता है तो आजकल जितने भी एस्पिरेंट है ना, उन्होंने मॉक को बस एक जरिया बना लिया है ये पता लगाने का कि मेरा स्कोर कितना है। जबकि मॉक केवल इसलिए नहीं देना है कि हमें अपना स्कोर पता चल जाए कि भाई हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। केवल मार्क्स का पता लगाने के लिए आप मॉक दोगे, कुछ नहीं होने वाला। मॉक क्यों दिया जाता है, मॉक से क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जब आप मॉक देते हो तो मॉक आपको आपकी असली औकात बताता है। मॉक ही आपको ये बताता है कि कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको आते हैं, कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको नहीं आते हैं। जो एक बेहतर स्प्रिंट होगा उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है वो मैं आपको बता दूं, और ये मैंने भी किया है, ये मैंने भी किया है। जब मैं मॉक देता हूं, मॉक के बाद मेरा स्कोर कितना आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पे फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूं कि इस पूरे मॉक में मेरे लिए चैलेंजेस कहां कहां पे आए, डिफिकल्टीज मुझे कहां कहां फेस करनी पड़ी, वो कौन से पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, वो कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है जो मेरा वीक है, जिसपे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मैं हर एक मॉक की प्रॉपर एक लिस्ट बनाता था, हर एक मॉक की, कि इस मॉक में अगर मेरी परफॉर्मेंस गड़बड़ गई है तो वो कौन कौन से पॉइंट है जहां मैंने गड़बड़ी की, और उसकी प्रॉपर मैं लिस्टिंग करता था, प्रॉपर उनकी एक लिस्ट तैयार करता था। फिर क्या करता था, लिस्टिंग करने के बाद पहले तो उस मॉक में जो चीजें सही गई वो तो ठीक है, जहां जहां मैंने गलती की सॉल्यूशंस को देख के मैं ये समझने की कोशिश करता था कि उन्होंने किया क्या है और मैं क्या कर रहा था। दोनों में मैं फर्क समझता था कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाया तो मैं सब सॉल्यूशन देखता था, तो मैं ये देखता था कि मैं क्या कर रहा था और एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसकी भी एनालिसिस करता था। उसके बाद वो मॉक बंद करके इंस्टेंट दूसरा मॉक नहीं देता था, पहले उस मॉक से जो मैंने कमियां निकाली हैं, उस मॉक से जो मेरी गलतियां निकली हैं, उन गलतियों पे काम करता था। और जब उन गलतियों पे प्रॉपर काम हो जाता था उसके बाद जाके तब मैं कहीं अगला मॉक देता था।
आज एक क्वेश्चन और है लोगों का कि सर मॉक तो दे रहे हैं बट स्कोर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो यार आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, उस एग्जाम में बेहतर आप कब कर पाओगे? इसका सवाल मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो तो उस एग्जाम में आप बेहतर कब कर पाओगे? आपका जवाब होगा, और ये जवाब होना भी चाहिए जनरल वे में, कि सर बेहतर हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा। आजकल हर कोई ये तो चिल्ला रहा है कि सर मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा, मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्कोर तब होगा ना जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के कभी स्कोर हो पाया है क्या? कभी नहीं हो पाया। बिना नॉलेज के स्कोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो पहले नॉलेज तो गेन करो, ज्ञान तो बढ़ाओ, तब जाके कहीं आप मॉक्स में स्कोर गेन कर पाओगे। तो इन बचे हुए 30 दिनों में दोस्तों हम बात कर रहे थे मुद्दे की। इन 30 दिनों में 10 दिन का तो टारगेट सेट कर लीजिए कि इन 10 दिनों में आपको इन 10 साल के पेपर्स की एनालिसिस करनी है, इन 10 साल के पेपर्स को आपको देखना है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट के 20 डेज में आप सबके पास टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज अगर आपके पास है तो उस टेस्ट सीरीज को क्या करिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी आरसी, रीजनिंग और मैथ वाला जो सेक्शन है उसका प्रॉपर रिवीजन होता चले। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है तो वो इन टॉपिक्स को स्पेशली देख ले। जैसे मैं अगर मैथ की बात करूं मैथ की, तो भाई साहब मैथ वाले जितने भी लोग हैं ना, आपको मैं केवल एक सिंगल टॉपिक बताता हूं, नंबर सिस्टम, और कोई नहीं। केवल और केवल आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, केवल और केवल नंबर सिस्टम। पीएनसी की भी बात नहीं करूंगा मैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो आप इतने कम टाइम में सही तरीके से सीख नहीं पाओगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाले जितने भी लोग हैं भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंटलिटी बना रखी है कि सर हमें तो रीजनिंग पढ़ना ही नहीं पड़ता, हम जाएंगे सीधे एग्जाम में, क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। भाई साहब अगर आपने थोड़े दिन पहले से अभ्यास करना ना शुरू किया तो जब एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखेगा ना तो तुम लॉजिक ही हिट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा माइंड ये पढ़ ही नहीं पाएगा कि किस लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है, तुम अननेसेसरी यहां पे टाइम वेस्ट करोगे। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों देख लीजिएगा, इसके अलावा कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर देख लीजिएगा दोस्तों, कैलेंडर। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्शन देख लीजिएगा, डायरेक्शन, ठीक, क्यूब वाला टॉपिक जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर एनालॉजी, एनालॉजी में बहुत सारे केस बनते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, मिसलेनियस भी आते हैं। तो ये आपके कुछ 3 से 4 टॉपिक हैं जिनको देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जब बात आती है कॉम्प्रहेंशन की, तो देखो आरसी की अगर मैं बात करूं तो आप आरसी पे डायरेक्ट मत जाइए, कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो देख लीजिए। एक तो आप पहले एजम्पशंस क्या होते हैं ये जान लीजिए एजम्पशंस क्या होते हैं ये जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है एजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कैसे कंक्लूजन निकालते हो, अगर आज तक ये ना पढ़ा हो तो इसके बारे में जान लीजिए। और कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये केवल 3 टॉपिक पढ़ लो क्योंकि सबसे ज्यादा यही आता है। वैसे तो आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें हैं, मैंने खुद इसी YouTube चैनल पे लॉजिकल रीजनिंग पूरी खत्म कर रखी है, लेकिन वो बात अब नहीं रह गई क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा, अब समय की कमी है। और इस समय को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो इन तीनों सेक्शंस में ये सारी चीजें हैं जिनको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। बाकी फुल एंड फाइनल बस एक ही बात है कि इस लास्ट में जो आपका समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में आप केवल और केवल एक ही काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है दोस्तों, वो काम है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। केवल और केवल प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस प्रैक्टिस के दौरान जैसे मैं अभी कल ही देख रहा था, विजेता मैम की क्लास थी, उस पर बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर मैम आरसी नहीं हो पा रहा है सी सेट में, कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन को हम स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन के सेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं जो आपको सुननी पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने 2023, 22 और 21 के पेपर में देखा कि एग्जामिनर 20 से 22 पैसेज आपको दे देता है। दोस्तों एक एग्जाम में कितने पैसेज, एक एग्जाम में 20 से 22 पैसेज। अब आप खुद सोचिए कि क्या 20 से 22 सारे के सारे पैसेज आप एग्जाम में पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे।
अगर कभी आप मॉक टेस्ट देते हो, स्पीड टेस्ट आप देते हो, तो इस स्पीड टेस्ट देते समय आपने एक बात नोटिस की होगी। बात नोटिस ये की होगी कि सर जैसे ही 5-6 पैसेज पढ़ के उनके क्वेश्चंस के आंसर करो ना, उसके बाद सर मन नहीं करता पैसेज पढ़ने का, फिर मन नहीं करता, कि वह मन यही करता है कि छोड़ो। अगर आप केवल इसके भरोसे बैठे हो कि कॉम्प्रहेंशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, तो दोस्तों अब एग्जामिनर कॉम्प्रहेंशन ऐसा पूछ ही नहीं रहा है कि आप वहां से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। और या तो आपकी रीडिंग स्किल इतनी ज्यादा मजबूत हो कि आपको बोरियत ना फील हो। अगर आपकी रीडिंग स्किल जरा से भी डाउन हुई तो आप यहां के सारे पैसेज को पढ़ोगे ही नहीं, आप बोर हो जाओगे। 5-6 पैसेज के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि लो यार अगला देखें क्या कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है, आपका मन ही नहीं करेगा। तो ये सेक्शन तो आपके हाथ से वैसे ही चला जाएगा। यहां से 10 नंबर ले आओ ना, बहुत बड़ी बात है। 10 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, क्या मजाक कर रहे हो सर? हम यहां पे आराम से लेके आएंगे 20-20 नंबर। वो तो तब लेके आओगे जब पेपर में बैठोगे, और पेपर में बैठोगे तो खुद ही जान जाओगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगर आप इस कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं हम यहां से 20 से 22 नंबर स्कोर कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं, नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? पहली बात तो ये कि इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, यहां के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लॉजिकल हैं। यहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लॉजिकल हैं। अब सीसैट का पेपर पूरी तरीके से लॉजिकल सेट किया जा रहा है, पूरा पेपर लॉजिकल आ रहा है। इनफैक्ट आपका कॉम्प्रहेंशन भी लॉजिकल पूछता है एग्जामिनर। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में वो एजम्पशन डाल देगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन डाल देगा, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन डाल देगा, आर्गुमेंट्स डाल देगा। तो जब वो लॉजिकल चीजें पूछेगा तो आपको क्या लगता है कि आप सारी चीजें करोगे और वो सही हो जाएंगी? अगर आपको इसका एक जनरल में आइडिया लेना है तो जाके किसी दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना और अटेम्प्ट करके देख लेना कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने में तुम्हें गलतियां नजर आई। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, इसको आसान न समझना। ये मत समझ लेना कि नहीं यार ये तो एकदम हलवा है, ये बहुत आसान है। इतना भी आसान नहीं है। आसान हर एक चीज को बनाया जाता है उस पर मेहनत करके, उस पर काम करके। और ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट होता है वो सीसैट के सेक्शन पे इतनी मेहनत नहीं करता है, और मेरे हिसाब से करनी भी नहीं चाहिए। जो सच बात है कि एकदम जी तोड़ मेहनत नहीं करनी है। इतना पढ़ो कि पास हो जाओ, वो नहीं करना है कि जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में आप एकदम लगे पड़े हो 10-10, 12-12 घंटे। वो चीज यहां नहीं करनी है भाई। वो तो मैं खुद कहता हूं कि कौन कहता है तुमसे कि तुम सीसैट को 6 घंटे पर डे टाइम दो, पूरे 1 साल तक टाइम दो? नहीं देना है भाई, नहीं देना है। इसीलिए शुरुआत में ही कहा जाता है कि 3 से 4 महीने सीसैट को टाइम दे दो, डेली 3 घंटे भी टाइम दे दोगे काम चल जाएगा। 3-4 महीनों के बाद 1-1 घंटे समय निकाल के प्रैक्टिस करते रहो, खत्म। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ये किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि सर लास्ट टाइम की टिप्स बता दीजिए, लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो इससे बेहतर है कि पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा जाए। तो कॉम्प्रहेंशन में तो दोस्तों आपके 10 नंबर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। 10 नंबर आप ला पाओगे, बहुत अच्छे से करके आओगे। तो अब बचता है आपके पास केवल और केवल 2 सेक्शन। एक सेक्शन आपका बचता है आपके पास मैथ का, और एक सेक्शन आपके पास बचता है रीजनिंग का। पिछले 3 सालों के पेपर उठा के देखोगे तो भाई साहब मैथ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जबकि रीजनिंग से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आलम, या फिर बहुत ज्यादा 15 से 18 हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचो कि रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आएंगे आप सबको कर ले जाओगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। मैं डरा धमका नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैं लॉलीपॉप देने नहीं आ जाऊं ये वीडियो बनाने, कि आपको मैं लॉलीपॉप दूंगा, मीठी मीठी बातों में फंसाऊंगा, झूठे सपने आपको दिखाऊंगा। वो काम नहीं है मेरे पास। मैं सच्चाई बता रहा हूं, और ये सच्चाई आपको जो बता रहा हूं इसका अगर 1% भी डर आपके अंदर बैठ गया तो क्या पता इस बचे हुए 30 दिनों में थोड़ा बहुत सीसैट पे काम कर लो और कल को जाके ये रोना ना पड़े कि सर वापस से 2023 वाला हाल हो गया। इसीलिए थोड़ा बहुत डर जरूरी है कि आपके अगर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे तो तुम इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि यार रीजनिंग तो बहुत आसान आती है, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले जाऊंगा। नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा अगर यहां से 15 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके 8 से 9 नंबर ही, 8 से 9 क्वेश्चन ही सही हो पाएंगे। नहीं कर पाओगे इससे ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर कॉम्प्रिहेंशन से लेकर रीजनिंग, साथ ही साथ मैथमेटिक्स, हर जगह वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिनको करना ही नहीं है।
उसको पता है कि मुझे अपने एस्पिरेंट्स को क्वालिफाइंग नेचर का पेपर बना के देना है। जब क्वालिफाइंग नेचर का पेपर बनता है तो वो आपके 80 में से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल ही नहीं होंगे, जो आपको एग्जाम में करना ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2023 का पेपर। 2023 का पेपर अगर आपने उठा के देखा हो तो वहां पे मैं ऐसे 25 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जिन्हें हमें एग्जाम में करना ही नहीं था, जिनको स्किप कर देना ही बेहतर था, और अगर हम करते तो हमारा समय जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस में खत्म हो पाता, फिर हम बाकी पेपर को अटेम्प्ट ही न कर पाते। तो आपको यहां सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कौन करने दे रहा है? आपका एग्जामिनर ही आपको अटेम्प्ट नहीं करने देगा। वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर देगा कि आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि यहां पे करें तो करें क्या। तो अब आप खुद देखो, बहुत ज्यादा मैं कहता हूं 10 यहां से 10 यहां से, सॉरी मैंने यहां पे 10 मार्क्स कह दिए, आई एम सो सॉरी, यहां पे 10 क्वेश्चन लिखना था, मुझे 10 क्वेश्चन लिखना था। तो आपने 10 क्वेश्चन मान लो यहां से ले लिए, चलो मैंने मान लिया कि आपने यहां से 10 क्वेश्चन उठा लिए, 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अभी भी भाई साहब कम से कम 15 क्वेश्चन यहां से निकालो, कम से कम, और वो भी विद 100% एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको निकालना है, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुए तो नैया क्या होगी? डूब जाएगी। ये सारी बातें मैं पता है किन एस्पिरेंट्स के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने सीसैट पे कभी काम नहीं किया। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि सर हम तो पूरा का पूरा बैच लेके रखे हैं, हमने पूरी की पूरी तैयारी करके रखी है। ये मैं वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने सीसैट पे काम नहीं किया है, और लास्ट में बचे हुए 30 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग सीसैट को बढ़िया तरीके से लेके साथ में चल रहे हैं उनके केवल यहां 10 क्वेश्चन ही सही होंगे, उनके यहां केवल 15 ही सही होंगे। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी सीसैट पे काम नहीं किया। तो आप लोगों के लिए है दोस्तों ये सारी चीजें कि भाई साहब इस तरीके से आपको जुगाड़ बैठा बैठा के 35 क्वेश्चन जो है वो कम से कम सही करने होंगे, क्योंकि 35 अगर आप सही करके आओगे अपने नॉलेज में तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो भाई साहब इन बचे हुए 30 दिनों में इतना काम तो ये कर लो कि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लो, प्रॉपरली टेस्ट सीरीज दो जिसमें तीनों सेक्शंस का आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा। ये कुछ टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स को क्या करो, पढ़ डालो, इनको पढ़ लेने से आपका जो काम है आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, 1-1 घंटे ही दे डालो। जैसे नंबर सिस्टम में तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, बट बाकी के सेक्शंस में अगर आपने 1-1 घंटा भी दे दिया तो काम चल पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूं वो सुनना। देखो जब आपका एग्जाम आता है, जब आपका एग्जाम आता है तो आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड है। क्यों? आपका जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड है। एग्जाम ऑनलाइन तो है नहीं। आपने कहा हाँ जी एग्जाम ऑनलाइन तो नहीं है। तो जब आपका 1 जून आएगा, 1 जून, 1 जून से 16 जून, 1 जून से 16 जून के बीच में जो समय आपके पास बचेगा ना दोस्तों, यहां पे एक बहुत जरूरी काम मैं बताने जा रहा हूं, वो कर देना। गूगल से OMR सीट निकाल लेना, OMR सीट, ठीक, OMR सीट, कम से कम 10 कॉपी, 10 कॉपी निकाल लिया। मार्केट से आप सबने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ली होगी। आपके पास सीसैट की ऑफलाइन सीरीज होगी। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफलाइन सीरीज की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन सीरीज आपके पास जो सीसैट की ऑफलाइन सीरीज है उस बुकलेट को ओपन कर लीजिएगा। बुकलेट को ओपन करिएगा। बुकलेट को ओपन करने का मतलब आपके पास जो किताब है वो ओपन करिएगा और प्रॉपरली एग्जाम के मैनर में क्या करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा। एग्जाम मैनर में, प्रॉपरली एग्जाम मैनर में मॉक टेस्ट दीजिएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि पूरा मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपनी OMR क्या करनी है, OMR आपको फिल करनी है। सर इसका कोई फायदा मिलेगा क्या? डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर ये काम आपने लास्ट के 15 दिन में कर लिया, अगर ये काम आपने लास्ट के 15 दिन में कर दिया
तो दोस्तों आपकी एक ऑफलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी सीसैट की, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। ऑनलाइन आप क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, बट असल में अंतिम समय में आपको पेन पेपर मोड का ही इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए वो एकदम से नया ना हो जाए कि पता लगे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको बिल्कुल नया नया सा लग रहा है कि यार मैं तो हमेशा ऑनलाइन देता था, ये ऑफलाइन मिल गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में आप बेहतर फील कर पाए, एग्जाम के साथ आप फ्रेंडली हो पाए, तो उसके लिए दोस्तों आप लास्ट के इन 15 दिनों में क्या करिएगा, कम से कम 10 ऐसे स्पीड टेस्ट दीजिएगा जो आप ऑफलाइन दे रहे हैं। यहां जो मैं स्पीड टेस्ट देने की बात कर रहा था ना, यहां कि लास्ट के 20 डेज में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो इसमें आप स्टार्टिंग में 10 दिन तक ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग में 10 दिन तक आप क्या करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो। ना 15 ले पाओ तो यहां पे लास्ट के 10 दिन ही ले लो। अगर नहीं भी 15 ले रहे हो तो आप लास्ट के 10 डेज भी ले लोगे, तब भी काम चलेगा। लेकिन ये काम कर लेना, ये कर लोगे तो आप एग्जाम से फ्रेंडली हो जाओगे। एग्जाम वाले दिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि यार मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, मेरे लिए तो सारी चीजें नई नई सी लग रही है। तो ये नई नई सी चीज ना लगे, इसका एक ही तरीका है, मार्केट से आपको 100-150 रुपए की क्या करनी है, सीसैट की एक टेस्ट सीरीज ले लेनी है। 100 रुपए की आती है यार, 100-150 रुपए की टेस्ट सीरीज ले लेनी है। या फिर इसका एक और एग्जांपल है, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है तो जाके यार प्रिंट करा लो। अगर टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपके पास है तो आप उसको भी ले जाओ और उसको ले जाके आप उसको भी प्रिंट करा सकते हो। लेकिन ये काम कर लीजिएगा, अगर ये काम आप कर लेंगे तो आप एग्जाम के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। तो पूरे लेक्चर को मैं अगर समराइज करूं तो दोस्तों कुल मिला के फुल एंड फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है, इन बचे हुए 30 दिनों में केवल और केवल आप अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बात आएगी चीजों को सीखने की, तो जब चीजें को सीखने की बात आएगी ना, तो भाई साहब आप सीखने में पूरा तो नहीं सीख सकते, कुछ मैंने खास खास टॉपिक आपको बता दिए हैं, इन पर थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हो। बाकी इन 30 दिनों में आपका जितना बेहतर अभ्यास होगा, इन 30 दिनों में आपकी जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही अपने सीसैट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपका टारगेट यूपीएससी के 2025 कोर्स का है तो यूपीएससी का 2025 का कोर्स जो है वह एसएलवी एप्लीकेशन पे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ अगर आपको केवल सीसैट से डर लगता है तो आप सीसैट का भी कोर्स ले सकते हो इंडिविजुअली, केवल और केवल सीसैट का कोर्स। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन स्किल लवर वीर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे भी आपको यूपीएससी के टैब के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको जानना है क्या है मेरे पढ़ाने का तरीका, कैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, कैसे अदर टीचर्स चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, किसी भी एक वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि इस चैनल पे मैंने 2015 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक वहां पे फोल्डर मिलेगा, और वो फोल्डर किस चीज का है दोस्तों, वो फोल्डर क्या, एक मतलब प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिलेगा यूपीएससी सीसैट प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप उसको ओपन करोगे तो 2023, 2022, 21, 20, 18, 17, 16 ये सारे पेपर मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व करा रखे हैं। अगर आप प्रीवाईपीज की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज 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 जो बताया है ये सारे काम कर डालना, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो यार जान लो 2023 वाला हाल हो जाएगा कि जीएस फर्स्ट पेपर में टॉप किए बैठे हो और सीसैट में फेल हुए बैठे हो। दिखाया था ना मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में, कितनी मार्कशीट मैंने आपको दिखाई, 121 नंबर आए यार स्टूडेंट्स के, बट सीसैट ने उनको ले डुबाया। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो, या अगर आपके साथ 2023 में ये चीज हो चुकी है तो वो चीज वापस से 2024 में रिपीट ना हो, इसलिए थोड़ा सा काम कर डालो। ठीक है, थोड़ा सा काम कर डालो। बहुत आपने जीएस पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन अब साथ ही साथ थोड़ा सा फोकस सीसैट पे भी करिए। तो जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।